हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, ये हम लोगों का जो है सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और इसमें आपको 20 जीएस 20 साइंस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये बस इसके बाद 4 और बचे हैं जिसमें 20 क्वेश्चन जीएस के 20 साइंस के हैं। इसके बाद मैं आपको डेली के डेली वही क्वेश्चंस कराऊंगा, वही प्रैक्टिस सेट होंगे जो नॉर्मली हमारे या तो यूपीएसआई के होंगे या यूपीपी के होंगे, यानी कि कांस्टेबल के होंगे। तो दोस्तों आप लोग इससे निश्चिंत रहिए, हम लोग जो है ये कंटिन्यू रखने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग भी इसके साथ साथ रहिए। और ज़रूरी इसलिए भी है हम लोगों को एक दूसरे के मतलब ये साथ में कंटिन्यू करना, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको डेली के डेली ये करा रहा हूँ, 20 क्वेश्चन जीएस के 20 प्लस साइंस के, क्योंकि आपके पेपर में जो है साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। प्लस ये जो क्वेश्चंस का लेवल है, ये लेवल बहुत अच्छा था, तो इसलिए मुझे मजबूरन में कराना पड़ा। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पे जो है भाग 2 जो है ये सामान्य ज्ञान का है, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। देखो, त्रिपिटक जो धर्म है वो यहाँ पे तो पहले ऑप्शन दे लेते हैं, हिंदू, जैन, पारसी और बौद्ध दे रखे हैं। ठीक है, आंसर तो इसका बौद्ध धर्म हो जाता है। फिर ये तीन जो त्रिपिटक हैं ये हैं कौन कौन से। त्रिपिटक जो है वो है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, ये जो है बौद्ध धर्म के तीनों जो है पवित्र ग्रंथ मानेंगे, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है महात्मा बुद्ध के जो है जन्म जो ज्ञान से लेके इनके महापरिनिर्वाण तक के जो है प्रवचनों का संकलन किया गया है और ये पाली भाषा में लिखा है। ये भाषा बहुत बार पूछी गई है कि जो त्रिपिटक धर्म जो है, जो त्रिपिटक जो लिखा हुआ है ये किस भाषा में लिखा हुआ है। तो दोस्तों किस भाषा में लिखा है, ये पाली भाषा में लिखा है। चलिए, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। तो भारत में जो मनसबदारी प्रथा थी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हिस्ट्री आपने जो है स्टार्टिंग से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा क्या होता है। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ये इतने दे रखे हैं। तो भारत में जो है मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो दोस्तों अकबर ने स्टार्ट की थी। किसने शुरू की थी, अकबर ने। सबसे पहले जो है अकबर के शासनकाल में ही मनसबदारी प्रथा जो है शुरुआत की गई थी। चलिए फिर 63 नंबर देखते हैं, लिखा हो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में की राजधानी क्या थी। जो महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनके राज्य की राजधानी क्या थी। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है पटना, फतेहपुर सीकरी, इस्लामाबाद और लाहौर। तो जो रणजीत सिंह जो थे, इनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी। इन्होंने जो है पंजाब के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली जो था सिख साम्राज्य में बदल दिया था। यही रणजीत सिंह ने जो है रणजीत सिंह ने जो है पंजाब पर अंग्रेजों का शासन होना स्थापित नहीं होने दिया था। इन्होंने ही इतनी लड़ाई की थी कि पंजाब पर अंग्रेजों जो है हावी नहीं हो पाए थे। तो इनकी राजधानी लाहौर थी, जो कि अब बदल के बाद में जो है ये पाकिस्तान और भारत जब अलग हुआ तो लाहौर पाकिस्तान में पहुंच गया। 64 नंबर देखिए, लिखा हुआ गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो भाई जो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1920 में हुई थी। इसकी समाप्ति क्यों हुई थी, चौरी चौरा घटना की वजह से हुई थी। चौरी चौरा घटना क्या कब हुई थी, चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और इसमें जो है गांधी जी मतलब इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि अग्रेसिव, वैसे वाला अग्रेसिव नहीं हो गए थे, लेकिन गांधी जी से अंग्रेज डर गए थे। तो क्या हुआ था कि उन्होंने देखा कि पूरा भारत जो है धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहा है, चीज़ों का बहिष्कार कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो क्या हो गया था, उनको लग गया था कि अगर यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो गए तो फिर हम लोगों को यहीं पे देश को छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए उन लोगों ने जो है चौकी, अंग्रेज़ों की ही वो साजिश थी, जो चौकी जलाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का ही हाथ था। तो वो चौकी जलाई गई, उसमें कुछ जो है सैनिक, उसमें जो पुलिस वाले थे या जो कह सकते हैं कि जो सैनिक थे वहाँ पर, वो चौरी चौरा में जो है, जो गोरखपुर में पड़ता है, ये वहाँ पर एक चौकी थी, चौकी में जल गए थे लोग। तो गांधी जी उससे बहुत परेशान होगा कि हम लोग जो है अहिंसा पे काम करने वाले लोग हैं और हमने अहिंसा पे ही ये क्या बोलते हैं ये आंदोलन स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी, और आप लोगों ने जो है इसमें हिंसा को कैसे ला दिया। तो इसलिए उन्होंने इसको त्याग कर दिया था। तो बस वहीं पे जो था अंग्रेज की जीत हो गई थी, इसीलिए देश उस समय पे आज़ाद नहीं हुआ। उसको अभी आज़ाद होने में 27 साल और लग गए थे। तो बस ये हुआ था। ठीक है, इसका जो शुरुआत हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को की गई थी। सहयोग कार्यक्रम पर विचार है सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव पर विरोध सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने दिखाया था, जबकि प्रमुख विरोधी CR दास थे, जिनका विरोध विधानसभा परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। मदन मोहन मालवीय, CR दास, बिपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, शंकर नारायण के विरोध के बावजूद अली बंधुओं तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से प्रस्ताव पास हो गया था। ठीक है, और यही वह क्षण था जहां पर गांधी युग की शुरुआत हो गई थी। चलिए फिर 65 नंबर देखते हैं, लिखा हुआ इंडिया गेट का डिजाइन ने तैयार किया था। जो इंडिया गेट है, ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया गेट है कहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में जो इंडिया गेट कहाँ है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसकी शुरुआत मतलब जो है उसको बनाया किसने था, उसका जो तैयार करने का जो डिज़ाइन था वो किसने किया था। तो फ्रैंक लॉयड राइट,
सर एडविन लुटियंस, फ्रैंक गेरी, जाहा हादिद। तो ये थे सर एडविन लुटियंस। इसने क्या किया था, इसने जितनी भी डिज़ाइन की हैं वो ज़्यादातर गोल गोल में की हैं। इसका डिज़ाइन जो है वो सब सर्कल में ज़्यादा होता था। इसकी जो भी चीज़ें होती हैं तो उसमें एक थोड़ा सा जो है कर्व जरूर होता था। ठीक है। दिल्ली में जो संसद भवन बना है पूरा का पूरा इसका डिज़ाइन किया हुआ था। दिल्ली में जो कैनॉट प्लेस है वो भी इसी तरीके का डिज़ाइन है। तो ये सब इसकी ही देन थी। 66 नंबर देखिए। ठीक, 66 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ। भारत में संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संविधान से लिया गया। किस संविधान से जो है न्यायिक पूर्वावलोकन और स्वतंत्रता का संविधान जो है, स्वतंत्रता न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश, आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका से। तो दोस्तों ये जो ली गई है ये आपकी अमेरिका से ली गई है। ठीक है। और उसके अलावा और अमेरिका के जो है कुछ और भी चीज़ें ली गई हैं, जैसे आपको पता ही है न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसमें पूछ ली, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत भी पूछ लिया। बाकी देखिए उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया, उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यहीं से लिया गया है। तो ये अमेरिका। भाई जो जितने भी स्रोत हैं ये जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी हैं, काम आएंगे, आपको एक नंबर दे के जाएंगे। 67 नंबर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के बारे में है। तो देखिए 3 तरीके के अनुच्छेद होते हैं, एक 352, 356 और 360। ये सब जो है आपातकालीन से रिलेटेड है। किससे हैं? आपातकालीन से। अब बात आती है 356 किससे है। तो जो अनुच्छेद 356 है ये राष्ट्रपति को यह घोषणा करने का अधिकार देता है कि वह आश्वस्त है कि वह जो स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रही है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि राज्यपाल के विवरण के बिना भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। देखो, या तो राज्यपाल रिपोर्ट देगा कि यहाँ की कंडीशन नहीं सही चल रही है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। नहीं तो कई बार ऐसा भी होगा राज्यपाल रिपोर्ट दे या ना दे, राष्ट्रपति अपना क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें दी किस में है, ये संविधान के भाग 18 में दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है कि 352, 356 और 360 ये सब जो हैं ये कैसे हैं, ये भारत में इमरजेंसी के ऊपर लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन के लिए इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें 67 नंबर में सही क्या हो जाएगा, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 22 से कोई मतलब नहीं है भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करना, बिल्कुल 356 जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में बताया गया है। चलिए, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक है। शिक्षा का अधिकार जो है कैसा है, राजनैतिक है, मूलभूत है और सामाजिक है, विधिक। तो भाई शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था, मूलभूत अधिकार बना दिया गया। इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21 का ये बताता है कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे होंगे उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे मूलभूत अधिकार हो जाएगा। 69 नंबर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यान्वयन का जो है निर्वहन, कार्यों के निर्वहन कौन करता है। ये भाई इसका उत्तर तो मैं नहीं दे रहा। इसका उत्तर इतना सरल है कि आप अगर पुलिस में कांस्टेबल की तैयारी करने आए हैं तो इसको ये क्वेश्चन तो आपको याद होगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। ठीक है, आंसर कमेंट में बताना है। चलिए, 70 नंबर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आ गया भाई। लोकसभा के कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए, राज्यसभा में तो एक बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पर भाई लोकसभा में कार्यकाल के लिए तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 11 साल, 9 साल, 7 साल या 5 साल। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसमें जब भी रिटायर होंगे तो सबके सब एक साथ में हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर लोकसभा भंग हुई तो सबके सब मंत्रिपरिषद भी पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में कार्यकाल होता है 6 साल का और हर 2 साल पे 1/3 लोग रिटायर हो जाते हैं। 71 नंबर सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुध, शुक्र और नेपट्यून, मंगल। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है शुक्र। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर जी ये तो कैसे हो सकता है कि बुध जो है सबसे पहले पड़ता है, बुध उसके बाद शुक्र आता है, तो शुक्र कैसे गर्म हो जाएगा। तो भाई शुक्र जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल जो होते हैं और उसमें बने रहते हैं। ये इस वजह से क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये घने बादलों के कारण क्या करता है, सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी कारण से इसमें जो है प्रेशर कुकर वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए गर्म हो जाता है। जैसे आप देखिए ग्रीन जो हम लोगों का जो वो होता है
ग्रीन हाउस बनाते हैं, जो हम लोग पौधों के लिए ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसमें भी यही काम होता है। उसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के हम लोग जो है उसको रोकने का काम करते हैं। तो वो भी जो है एक तरीके के इसी तरीके से है। तो पूरा ग्रह उसके ऊपर है, उसमें 735 डिग्री केल्विन तक का सोचो चला जाता है, तापमान होता है। चलिए फिर देखिए 72 नंबर देखिए, किस देश में के साथ भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। इससे ज़्यादा सरल मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके पेपर में अभी तक का है। तो 72 नंबर का आंसर भी मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। छोड़िए रहने दीजिए, अच्छा मैं ही बता देता हूँ। इसका बांग्लादेश है, कितनी है? 4096.5 ये किलोमीटर में। इतने किलोमीटर की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। चलिए फिर देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित राज्यों में से सबसे कम साक्षरता दर वाला सबसे कम साक्षरता दर पूछी गई है। तो केरल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा मैक्स जो है किसकी है? केरल की है। और कम पूछी गई तो बिहार की हो जाएगी। दर की बात कर रहे हैं। चलिए 74 नंबर में लिखा हुआ एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति का उदाहरण लगाइए। तो जब ये तोप से गोला दागा जाएगा तो तोप का देखो, ये मेन चीज़। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन के आधार पर अगर बताया जाए तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि गलत हो जाता है, क्योंकि तोप जो होती है नॉर्मली हम लोग उसके मुंह के ऊपर डिपेंड होते हैं। तोप का मुंह अगर आप सीधा रखेंगे तो भाई उसका जो है सीधा जाएगा, लेकिन तब भी सीधा नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमने जो है एक तोप रखी है, ठीक है, तो गोला यहाँ से ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा। अगर आप तो गोला तोप जो है सीधी रख देंगे तो भी ये एक बार के बाद ऐसे झुकेगा ही। तो जब ये जैसे ही झुकेगा ये प्रक्षेप्य गति बना देगा। क्या बना देगा? प्रक्षेप्य गति बन जाएगी। फिर 45 देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भाई पानी का रासायनिक सूत्र, इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है? O2H लिखा है, OH लिखा है, SO लिखा है, H2O लिखा है। तो पानी का तो आपको भी पता है कि पानी में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, पानी बन जाता है। 2 और 1 के रेशियो में इसका जो होता है अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे H2O हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 1 जो है ऑक्सीजन। चलिए 76 नंबर देखिए क्या लिखा, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? कमरे के ताप पर पूछा जा रहा है। तो पारद लिखा हुआ है, प्लेटिनम, तीसरा दे रखा है सीसा, चौथा दे रखा है जिंक। तो देखो जो कमरे के ताप पर जो तापमान जो धातु होती है वो तरल अवस्था में बनी रहती है, वो होती है पारद। इसीलिए इसको जो है टेम्परेचर मापने वाले पैमाने में भरा जाता है, जिससे अगर आप इसको कमरे में भी लगाएं तो ये अपने पिघलने की वजह से ये जो होगी, क्योंकि ये तरल अवस्था में बनी रहेगी तो ये जो है आपको टेम्परेचर दिखाती रहती है। 77 नंबर देखिए, 77 नंबर में लिखा हुआ है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो पित्त, नमक, कोलेस्ट्रॉल, लिम्फ या यूरोक्रोम। यहाँ पे पीला रंग पूछा जा रहा है। तो जो पीला रंग दोस्तों होता है वो होता है यूरोक्रोम की वजह से होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, देखो होता क्या है, मुख वक्र में पर निस्पंदन और पुनरावशोषण की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। जो मूत्र होता है इन दोनों क्रियाओं की वजह से बनता है। मूत्र में जो होता है क्या है, 95% जल होता है, 2% लवण होता है, 2.7% जो है यूरिया होती है, और बचा हुआ जो 0.3% है वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और इसका जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रम के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन के अपघटन के कारण बनता है, ठीक है। सामान्य मूत्र जो होता है, हल्का पीएच जो होता है, उसका पीएच मान जो होता है 6 होता है। पीएच मान कितना होता है? 6.00 होता है, इसीलिए इसको हल्का अम्लीय कहा जाता है। तो यहाँ पे यूरोक्रोम हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए कान्हा किचली टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कान्हा किचली जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको जो है 1933 में अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था, और 1955 में इसे जो है राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। फिर 73 में जो है इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत उद्यान का 917.73 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कान्हा बाग संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यहाँ बाघ हैं, काला हिरन है, बारहसिंगा है, सांभर हैं और चीता हैं। बाकी और भी जानवर पाए जाते हैं, ऐसा नहीं पाया जाता, लेकिन ये मुख्य इतने हैं। चलिए 79 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इतने बार अभी भारत ने ही इसको स्टार्ट किया है। 21 जून 2015 को सबसे पहली बार ये मनाया गया था, तो 21 जून को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 80 नंबर देखिए, 80 नंबर में लिखा हुआ है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं? तो देखो ये तो क्वेश्चन है पुराना, ठीक है, क्या है? पुराना। यहाँ पे 7 दे रखी हैं, लेकिन ये अभी जब राजस्थान जो हमारा जो
जम्मू कश्मीर वाला हटाया गया है, तो अब उसके बाद में जो है ये चेंज हो गया है, तो इसलिए ये पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको 7 ही बताना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो उसके लिए फिर अब जो है नया देखिए, अब क्या है, जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरेटरी बना दी गई, तो वहाँ पर विधान परिषद अब नहीं बची है। तो अब शायद 6 ही राज्य बचे हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक वो फिर आ गया था, आंध्र प्रदेश जो तोड़ा गया, तेलंगाना आ गया था, तो हमें लगता है फिर 7 हो गए हैं। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, इसके लिए मुझे एक बार फिर से जो है इसको रिवीजन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं तभी आपको बता सकता हूँ कि क्या इसका एग्जैक्टली सही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि अब 7 नहीं बचे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए भाई आगे देखते हैं। बढ़ जा भाई, बढ़ जा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में, यहाँ से देखिए अब साइंस स्टार्ट हो गई है, तो ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य सबसे कम पूछी जा रही है, तो रेडियो तरंग लिखी है, इंफ्रारेड तरंग लिखी है, एक्स किरणें लिखी है और गामा किरणें। तो अगर सबसे कम जो है तरंग दैर्ध्य पूछी जाएगी तो वो गामा किरणों की हो जाएगी। ठीक, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य जो परिसर होता है वो कितनी होती है, 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। उसकी खोज किसने की थी, बैकुरल ने की थी। एक्स किरणें जो हैं वो 10⁻⁻10 से -10⁸ तक होती हैं, इसका रॉन्टजन ने की थी। पराबैंगनी किरणें 10⁻⁸ से 10⁻⁷ तक होती हैं, इसकी रिटर ने की थी। दृश्य विकिरण जो होता है 3.9 × 10⁻⁷ से लेकर 7.8 × 10⁻10 मीटर, और इसकी खोज न्यूटन ने की थी। अवरक्त किरणें जो होती हैं, अवरक्त विकिरण जो होता है 7.8 से 10⁻3 मीटर से जो है तक होती है, और इसकी खोज हर्षल ने की थी। चलिए, एफएम रेडियो की आवृत्ति परास है, एफएम रेडियो जो होती है उसकी आवृत्ति परास कितना होता है, तो उसकी जो है 555 किलो हर्ट्ज से लेकर 1.6 मिली हर्ट्ज तक लिखा हुआ, 2.2 गीगा हर्ट्ज से लेकर 4 गीगा हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज गीगा किलो हर्ट्ज तक, फिर 88 मेगा हर्ट्ज से लेकर 1008 मेगा हर्ट्ज तक। तो आपने कभी भी रेडियो अगर आपने देखा होगा मोबाइल में तो आप इसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपने रेडियो देखा होगा जिसको हाथ से हम लोग उसका गोला घुमाते तो उसमें सुई घूमती थी, तो आपने देखा होगा कि वो 88 MHz से लेके 108 तक, इसीलिए एफएम का जो आता था 107.7 आता था। ठीक है, 101.7, 107.7, तो इस तरीके से, तो ये 108 तक मैक्सिमम होता है 188 से लेके। चलिए, एक संचार उपग्रह में टेलीफोन चैनलों को में एकत्र किया जाता है। एक जो संचार उपग्रह जो होता है टेली चैनलों को कहाँ जो है इकट्ठा किया जाता है, TDM में, FDM में, FM में, AM में। तो जो संचार उपग्रह में टेलीफोन चैनलों को जो है वो FDM में एकत्रित किया जाता है। कहाँ एकत्रित किया जाता है, FDM में। FDM की मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। 44 नंबर, किस शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में रखे जाने वाले 2 पदार्थ चुंबक बन जाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। निम्न में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पे बिस्मथ लिखा हुआ है, निकिल लिखा हुआ, कोबाल्ट लिखा हुआ है और इस्पात लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो जब जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, जब अभी एक दिन निकिल वाला क्वेश्चन कुछ आया था तो वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर सारे बताए थे कौन कौन से आते हैं। तो निकिल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है और इस्पात भी होता है, ये सब चुंबकीय पदार्थ में आ जाते हैं। और बिस्मिथ जो है ये आपका चुंबकीय पदार्थ में नहीं आता है। लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। और लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है खाली जगह वह उपकरण है जिसका प्रयोग मोटर गाड़ियों से दूरी मापने के लिए किया जाता है। अब अच्छा, एक बात तो आपको यहाँ से इतना अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि ये क्वेश्चन आज चौथी बार आया है। छठा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, चौथी बार नहीं तीसरी बार आया है, छठा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें 3 बार आ चुका है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट खुद बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए बेसिक से क्वेश्चन है और ये बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जो 38 क्वेश्चन आपके जीएस में आएंगे उन 38 क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए साइंस आप तैयार जरूर करनी है, यूपी का पोर्शन तैयार करना है, करंट तैयार करनी है। करंट के लिए भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी करंट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब तक पेपर आएगा तब तक अभी 3 से 4 महीने हैं पेपर होने में, तब तक करंट में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो जब हम लोग कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, वैकेंसी आने के बाद से आपकी सप्ताह में 1 दिन की करंट की भी क्लास होगी। चलिए तो 45 नंबर देखते हैं। यहाँ पे गाड़ियों की जो स्पीड हो या कह सकते हैं दूरी मापने के लिए, उसके लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर जो होती है वाहनों की गति और दूरी को मापने के लिए करती है। फिर ओडोमीटर होता है, वो
नहीं सॉरी, स्पीडोमीटर तो इसकी स्पीड नापता है और ओडोमीटर उसकी दूरी मापता है, ये गलती थी। स्पीडोमीटर उसकी स्पीड के लिए होता है, जो हमारे गाड़ी मोटरसाइकिल में एक आपने देखा होगा सामने जो है एक मीटर चल रहा होता है, उसमें आपको स्पीड दिखाता है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70, तो इस तरीके वो स्पीडोमीटर काम करता है। और जो उसकी दूरी दिखाता है कि कितनी दूरी तक पहुँच गई है, आपने एक महीने में कितनी गाड़ी चलाई है, ये सारी चीज़ें, कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो वो डिस्टेंस क्या कहलाता, कौन कवर करता है, वो ओडोमीटर कवर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ टैकोमीटर का मापन जो है करता है। टैकोमीटर का मापन क्या करता है, तो वो जो है वो गति पालक चक्र यानी कि फ्लाई व्हील के जो घूर्णात्मक चाल होती है उसको निकालता है। 47 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है 47 नंबर में, विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह प्रवाह क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखो, जब विद्युत धारा प्रवाह के कारण जब किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो जाता है वो क्या कहलाता है, वो विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वो विद्युत चुंबकत्व कहलाता है। 48 नंबर लाइट पेन क्या है, तो भाई लाइट पेन तो बहुत आसान सी चीज़ है कि अगर कंप्यूटर आप यूज करते हैं तो आपको पता होगा, लाइट पेन से आप जो है डिजिटल साइन कर सकते हैं। लाइट पेन से क्या होता है, डिजिटल साइन कर सकते हैं। और हम लोग बाहर की किसी भी चीज़ से अगर कंप्यूटर को कुछ भी करके दे रहे हैं या उसको बता रहे हैं तो वो सब इनपुट डिवाइस कहलाती है, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगी। फिर 49 नंबर देखिए लिखा हुआ, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और के बीच में संबंध दर्शाता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण होता है वो स्थिति यानी कि दूरी और समय के बीच में बताता है। कल के परसों के पेपर दोनों में ये आया है, दूसरा S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो आपको जो है वहाँ पे स्थिति यानी कि दूरी, स्थिति मतलब S होता है, जो विस्थापन होता है कि मतलब वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई तो ये विस्थापन हो गया, ये S, और इस विस्थापन में उसको क्या लगता है, समय लगता है, वही समय के लिए ये होता है। 50 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग इसके लिए नहीं किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है, चलिए देखते हैं। गर्म करने के लिए, प्रकाशन के लिए, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जाएगा ये। 51 नंबर देखिए, लेंज का नियम इनमें से किसका परिणाम है। जो लेंज का नियम है वो किसका परिणाम है, तो जो लेंज का नियम होता है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण का जो है नियम प्रदर्शित करता है। किसका करता है, ऊर्जा संरक्षण का। तो ये चौथे ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा है, आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर देखिए लिखा हुआ है, प्रकाश द्वारा प्रकाशिक तंतु के साथ चलता है। प्रकाश जो है किसके द्वारा जो है प्रकाशिक तंतु के साथ चलता है, तो जो प्रकाश होता है वो प्रकाशिक तंतु में हमेशा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन के कारण चलता है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे 53 नंबर लिखा हुआ है, जब विस्थापन जो होता है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है। तो अगर देखिए जब वो पूर्णतः लंबवत होगा तो फार्मूला होता है W बराबर F इंटू कॉस थीटा होता है। तो F तो जो भी लगेगा, थीटा की वैल्यू कितनी होती है 9, कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी तो F की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो उसका वर्क यानी कि W जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 54 नंबर देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जड़त्व तो कहलाती है। क्यों, क्योंकि इनर्शिया का नियम ही यही है, न्यूटन का प्रथम नियम ही यही कहता है कि कोई गतिशील वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। और कोई वस्तु जो है गतिमान स्थिर अवस्था में तभी रह सकती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। बाहरी बल लगाकर उसको ढकेल के उसको चलयमान अवस्था में ना बनाए, तो यहाँ पे जड़त्व का नियम हो जाता है। चलिए फिर 55 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई की गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो क्या वो कितना होता है, तो G/4 हो जाता है वो। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये जो होती है ये क्या होती है, ये मतलब इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो काम होता है दूरी के वर्ग के साथ ये घटता रहता है, ये कूलाम का नियम ये कहलाता है। ठीक, कूलाम के नियम में यही बात कही गई हुई है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है, जो शक्ति की एसआई इकाई होती है दोस्तों वो मैंने बहुत बार बताई है कि जो शक्ति की जो इकाई होती है वो कितनी होती है, वॉट। कितने वॉट का बल्ब है ये सब उसकी पावर को दिखाता है, मतलब शक्ति को दिखाता है। ठीक है, फिर 58 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 14 kg वस्तु की भूमि को, चलिए न्यूमेरिकल है इसको छोड़ते हैं क्योंकि आपके पेपर से रिलेटेड है नहीं ये टॉपिक, तो यहाँ से इसको इग्नोर करते हैं। बाकी लगाने को जब हम लोगों के अगर टॉपिक में होता तो इसको मैं आपको पूरा डेफिनेटली बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझा के आपको दिखाता। 59 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब में प्रतिरोध उच्च होगा। तो भाई सीधी समझिए कि जब वो ज़्यादा चमक रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, और जो डिम होगा उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो डिम वाले बल्ब में प्रतिरोध उच्च हो जाएगा। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है,
दोस्तों देखो, अभी इतने बार हम लोग जो है बता चुके हैं इसके बारे में कि विद्युत धारा का जो सूत्र, विद्युत धारा का अच्छा नहीं, वो हम लोगों ने वो उसका विभवांतर का सूत्र देखा है, या कह सकते हैं प्रतिरोध का देखा है, R बराबर बी अपॉन आई, या B बराबर IR देखा है। तो वहाँ पे हमने विभवांतर का सूत्र देखा है B बराबर IR, लेकिन यहाँ पे जो है विद्युत धारा का सूत्र पूछा गया है, I पूछा गया है। तो विद्युत धारा जो है Q अपॉन T में दिखाई जाती है। किस में दिखाई जाती है? जो विद्युत धारा का सूत्र जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे I नहीं J होता है, ठीक है, J बराबर विद्युत धारा होता है, वहाँ पे यहाँ पे बस Q अपॉन में T आ जाता है, तो आवेश बटे में समय आ जाता है। देखिए आपके पूरे जो 40 क्वेश्चन थे 20 GS प्लस 20 साइंस के हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग डेली के डेली इसी तरीके की क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।